जय हिंद साथियों, डागर कॉन्सेप्ट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी भाई लोग जल्दी से लाइव में जुड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको पता है इस वक्त हम आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न लेकर के आते हैं, तो फटाफट लाइव में आने की कोशिश कीजिए। और देखिए, आज का हमारा जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है? ए में दिया गया है अर्जुन अवार्ड, बी में दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड, और सी में दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और डी में दिया गया है पद्मश्री। देखिए, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है, इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो याद रखिए, अब आपको जो है ना इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है, तो फटाफट आंसर रिप्लाई करें। और देखिए, सभी भाई लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फटाफट आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी सही चुना आप सभी भाई लोगों ने कि भारतीय खेल जगत का जो सर्वोच्च अवार्ड है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका परिवर्तित जो नाम है ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत याद रखिए 1961 में है, और ये विशेष खिलाड़ी को दिया जाता है। याद रखिए, भारतीय खेल जगत में विशेष खिलाड़ी को दिया जाने वाला जो अवार्ड है ये अर्जुन अवार्ड है। और द्रोणाचार्य जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी से हुई है, और ये विशेष कोच को दिया जाता है। याद रखिए, विशेष जो कोच होता है, खेल प्रशिक्षक होता है, इसको ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूधवा नेशनल पार्क रिक्त स्थान स्थित है। ए में उत्तर प्रदेश दिया गया है, बी में उत्तराखंड दिया गया है, सी में मध्य प्रदेश दिया गया है, और डी में हिमाचल प्रदेश दिया गया है। तो फटाफट बताइए कि दूधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। सभी भाई लोग जो है ना जल्दी से आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें। फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए कि दूधवा नेशनल पार्क जो है ना किस राज्य में स्थित है। सभी भाई लोग जल्दी से आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें भाई। और देखिए, जिन भाई लोगों ने अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो जरूर करें। इसमें कंजूसी बरतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे लिए सच्चे अर्थ में फीडबैक का कार्य करता है। शाबाश। तो देखिए, सभी भाई लोगों के द्वारा इसका ऑप्शन ए चुना गया, ये बिल्कुल राइट है। याद रखिए, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, और उत्तराखंड में याद रखिए ये बहुत बार पूछा गया है, राजा जी नेशनल पार्क याद रखिए उत्तराखंड में है। साथ ही में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका परिवर्तित नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, ये भी उत्तराखंड में है। तो फिर मध्य प्रदेश में याद रखिए कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन, ये नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ। ए में दिया गया 1901 में, बी में दिया गया 1903 में, सी में दिया गया 1918 में, और डी में दिया गया 1920 में। याद रखिए, विश्व का सर्वोच्च जो नागरिक अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, ये नोबेल अवार्ड है, और ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिए, कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही में आपको पता होना चाहिए ये जो अवार्ड है ये स्वीडन सरकार के द्वारा दिया जाता है, और ये हर वर्ष जो है दिसंबर माह में विशेष रूप से 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिस दिन विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे। सभी भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन ए रिप्लाई किया गया 1901 में। और ध्यान रखिए, इसको प्राप्त करता, याद रखिए, इसको प्राप्त करता प्रथम जो भारतीय हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। याद रखिए, और साहित्य के क्षेत्र का, और इनकी प्रसिद्ध जो रचना थी गीतांजलि, इसके लिए दिया गया है।
तो याद रखना साथ साथ में कि नोबेल अवार्ड विजेता पहला भारतीय कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और कब दिया गया इनको, ये 1913 ईस्वी में दिया गया है, याद रखना भाई। अगला प्रश्न देखिए, मालगुडी डेज वह गाइड है भाई, ये वह गाइड पुस्तक के रिक्त स्थान में लेखक हैं। ए में झुम्पा लहरी दिया गया है, बी में अरुंधति राय दिया गया है, सी में आर के नारायण दिया गया है, डी में मुल्क राज दिया गया है। तो फटाफट बताइए कि मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक जो है इसके रचनाकार कौन हैं, जल्दी आंसर रिप्लाई करें। और साथ ही में देखिए, मैं फिर याद दिला रहा हूं कि अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को जिस भाई ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो जरूर करिए। तो फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए, जब तक मैं जो है चाय की चुस्की ले लेता हूं, आप भी ले लीजिए भाई। फटाफट आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें भाई। तो देखिए मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए आप में से अधिकतर के द्वारा इसका ऑप्शन जो है ना सी रिप्लाई किया गया, ये बिल्कुल राइट है। मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण है, अरुंधति राय द स्मॉल ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके जो रचयिता हैं ये अरुंधति राय हैं, याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ए में छत्तीसगढ़ दिया गया है, बी में मध्य प्रदेश दिया गया है, सी में उत्तर प्रदेश दिया गया है और डी में उड़ीसा दिया गया है। फटाफट आंसर रिप्लाई करें कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ना किस राज्य में स्थित है, जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें भाई। बहुत अच्छे, जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें। जल्दी आंसर रिप्लाई करें सभी भाई लोग। बहुत बढ़िया भाई। देखिए अधिकतर भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन ए रिप्लाई किया गया है, ये राइट है। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय पार्क है ये छत्तीसगढ़ में है, और याद रखना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मध्य प्रदेश है, अब आपको यहाँ नेशनल पार्क मैंने पहले बता दिया है कि कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। साथ ही में याद रखिए कि यहाँ खजुराहो के जैन मंदिर भी स्थित हैं, बहुत बार पूछा गया है खजुराहो के जैन मंदिर, याद रखिए। इसके जो निर्माता थे ये चंदेल वंश के शासक थे, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश की याद रखिए कि यहाँ दूधवा नेशनल पार्क है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि दूधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ओडिशा की बात करें तो देखिए ओडिशा में शिमलीपाल जो है ना सेंचुरी है, और साथ ही में यहाँ भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। और याद रखिए यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य रिक्त स्थान राज्य में स्थित है। ए में आंध्र प्रदेश दिया गया, बी में तमिलनाडु दिया गया है, सी में केरल दिया गया, डी में कोई नहीं है। तो फटाफट आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए सभी भाई लोग। जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए मेरे पास में आपके आंसर का रिप्लाई जो आ रहा है इसमें अधिकतर के द्वारा ऑप्शन सी रिप्लाई किया जा रहा है। बाकी भाई लोग कोशिश कीजिए कि इसके लिए सही आंसर वाला ऑप्शन कौन सा होगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी, बिल्कुल राइट है। देखिए मैंने आपको पहले भी एक रोज बताया था कि पेरियार जो है ये केरल में एक विशेष देवता का नाम है। तो पेरियार से रिलेटेड चाहे झील है या पेरियार से रिलेटेड कोई नेशनल पार्क है या अन्य कोई पेरियार से रिलेटेड स्थान है, तो सीधा सा मतलब है कि वो केरल में है। तो पेरियार वन्य जीव जो अभ्यारण्य है
ये केरल में है, आपका राइट ऑप्शन सी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो देखिए तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क स्थित है। याद रखिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय योजना आयोग का गठन रिक्त स्थान में हुआ। ए में दिया गया 1948, बी में दिया गया 1949, सी में दिया गया 1950 और डी में दिया गया 1951। तो बताइए कि भारतीय जो योजना आयोग है इसका गठन कब किया गया है। फिर आप सभी भाई लोगों को पता है कि ये जो योजना आयोग है इसका जो नया नाम है अर्थात परिवर्तित जो नाम है ये नीति आयोग है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गैर संवैधानिक संस्था है। याद रखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नीति आयोग या योजना आयोग एक कैसी संस्था है, तो याद रखिए गैर संवैधानिक है, संविधानेतर संस्था है। अब बताइए कि इसकी योजना आयोग का जो गठन है कब है, स्थापना कब है। और ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना जनवरी 2015 में की गई है। याद रखिए जिसका पुराना नाम योजना आयोग है। शाबाश, बहुत अच्छे। सभी भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन सी राइट किया गया है, ये बिल्कुल राइट है। अर्थात भारतीय जो योजना आयोग है इसका गठन 1950 में किया गया है। फिर आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होता था। तो सीधा सा मतलब है कि वर्तमान में नीति आयोग का जो अध्यक्ष है ये कौन हो गया, प्रधानमंत्री हो गया भाई। 1948 की बात करें तो देखिए आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी की हत्या कब हुई है, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। फिर 1949 की बात करें तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा जो भारतीय संविधान है याद रखिए इसको जो है ना स्वीकार या अंगीकार किया गया था। याद रखिए भाई 1951 की बताएं तो याद रखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, देखिए अब ये जो पंचवर्षीय योजनाएं ये नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन योजना आयोग ने जो है ना पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। ए में प्रधानमंत्री है, बी में राष्ट्रपति है, सी में मंत्रिमंडल दिया गया, डी में उपराष्ट्रपति दिया गया है। तो फटाफट बताइए कि भारत के जो राज्यपाल है, आपको अच्छी तरह से पता है कि राज्यों की जो कार्यपालिका होती है उसका जो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है या मुख्य कार्यकर्ता होता है वो राज्यपाल होता है। अर्थात राज्यों का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। अब आपको इसमें यह बताना है कि राज्यपाल अर्थात गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए। फिर आपको यह भी पता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। फिर आपको यह भी पता है कि राज्यों की विधानसभा को जो है ना भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह से जो है ना राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। ध्यान रखिए कि राज्यों के राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। शाबाश। देखिए आप सभी भाई लोगों ने ऑप्शन इसके लिए बी रिप्लाई किया है। अर्थात राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हाँ, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यहां ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ये लोकसभा और प्लस में राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। याद रखना है भाई। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तराखंड की राजधानी कहां है। ए में लखनऊ है, बी में इलाहाबाद है, सी में मंसूरी है, डी में देहरादून है। बताइए उत्तराखंड की राजधानी कहां है। फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए कि उत्तराखंड की राजधानी कहां है। सभी भाई लोग जल्दी से आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें।
जल्दी आंसर रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और याद रखिए वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है, याद रखिए। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, याद रखिए भाई। और ये जो इलाहाबाद है, याद रखिए यहां वायुसेना की मध्य कमान स्थित है, वायुसेना की मध्य कमान, याद रखिए ये आपका इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद जो है त्रिवेणी के तट पर स्थित है। मंसूरी ये पहाड़ों की रानी, अरे पहाड़ों की रानी के नाम से इसको जाना जाता है, मंसूरी को, याद रखिए भाई, जहां लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए में बलबल दिया गया है, बी में मोर दिया गया है, सी में तोता दिया गया है, डी में कोई नहीं है। फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1973 ईस्वी में घोषित किया गया है। अब आपको बताना है दोस्तों कि कौन से पक्षी को जाना घोषित किया गया है। फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, जो भी आप आंसर रिप्लाई करेंगे, इसको 1973 में घोषित किया गया है। सॉरी भाई, 1963 में, आई एम वेरी सॉरी, ध्यान रखिए 1963 में भाई, सॉरी 1963 में घोषित किया गया है। 1973 में तो याद रखिए राष्ट्रीय पशु, 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, किसको? बाघ को, याद रखिए भाई, ये इस तरह से है। शाबाश। तो देखिए आप सभी भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन बी चुना गया है, मोर। तो याद रखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया? 1963 में। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित किया गया? 1973 में। शाबाश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? ए में तुलसीदास है, बी में कालिदास है, सी में वाल्मीकि है, डी में वात्स्यायन है। तो देखिए ये जो रामचरितमानस का लेखक है, ये प्रसिद्ध अकबर जो मुगल शासक इसके समकालीन है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन है। मैंने आपको बताया है कि रामचरितमानस का जो इसमें से लेखक है, आप ऑप्शन रिप्लाई करेंगे, वो प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समकालीन है। तो फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए कि रामचरितमानस का लेखक कौन है। जल्दी आंसर रिप्लाई करें भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी भाई लोग आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें। और देखिए फिर याद दिलाना चाहूंगा मैं कि जिन भाई लोगों ने अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो जरूर करें, इसमें कंजूसी ना बरतें। शाबाश। तो देखिए आप में से अधिकतर के द्वारा ऑप्शन ए रिप्लाई किया गया है, और ये बिल्कुल राइट है कि रामचरितमानस का लेखक तुलसीदास है। कालिदास की बात करें तो ये रघुवंश, साथ ही में मेघदूत और साथ ही शाकुंतलम, इसका जो रचनाकार है ये कालिदास है, जिसका संबंध उज्जैन से है। वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि जो है ये रामायण का रचनाकार है। वात्स्यायन की बात करें तो वात्स्यायन जो है ये कामसूत्र का रचनाकार है, याद रखिए भाई। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ए में मौर्य दिया गया है, बी में गुप्त दिया गया है, सी में वर्धन वंश दिया गया है, डी में कोई नहीं है। तो फटाफट बताइए कि इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। फटाफट आंसर रिप्लाई करें भाई सभी भाई लोग। देखिए मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे, सभी भाई लोग आंसर रिप्लाई करें।
और कमेंट करें कि अपना जो सेशन चल रहा है ये आपको कैसा लग रहा है, आपके मुताबिक हमारा सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी आप जो है ना कमेंट करके बताइए। वैसे तो खैर देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम जो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस लेकर के आते हैं बड़ी मेहनत के साथ में तैयार किए जाते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, शाबाश। तो देखिए आप सभी भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन ए रिप्लाई किया गया है, मौर्य वंश। ये भारत का प्राचीन राजवंश है, इसका जो संस्थापक है याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसने मौर्य वंश की स्थापना की है, जो भारत का प्राचीन राजवंश है। गुप्त वंश, तो देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक है ये श्रीगुप्त है। अरे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, याद रखिए। और ये जो वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश का महान जो शासक हुआ है जिसका नाम है हर्षवर्धन। और याद रखिए ये हर्षवर्धन बड़ा गरीब सहायक शासक था और इसका प्रसिद्ध जो लेखक है, दरबारी लेखक, जिसका नाम था बाणभट्ट। और इस बाणभट्ट के द्वारा रचित प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ये दोस्तों हरिश्चरित है। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया? ए में 2004 है, बी में 2007 है, सी में 2006 है, डी में कोई नहीं है। तो फटाफट बताइए कि पहला भारतीय उत्तरी ध्रुव जो अभियान है ये किस वर्ष जो है ना आरंभ किया गया, शुरुआत की गई इसकी, फटाफट बताइए भाई। जल्दी से आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि पहला भारतीय उत्तरी ध्रुव जो अभियान है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। बहुत ही अच्छे, देखिए मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आप आंसर रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी, सॉरी बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी है, 2007 में। याद रखिए पहला भारतीय जो उत्तरी ध्रुव अभियान है इसको वर्ष 2007 में जो है ना प्रारंभ किया गया है, शुरुआत की गई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? ए में पावापुरी दिया गया, बी में वैशाली दिया गया है, सी में कुशीनगर दिया गया, डी में नालंदा दिया गया है। बताइए कि इनमें से कौन सा स्थान जो भगवान बुद्ध है उससे रिलेटेड है। अरे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। अब बताइए कि इसमें से बुद्ध के संबंधित जो स्थान है ये कौन सा है, बुद्ध से रिलेटेड स्थान बताइए, फटाफट बताइए भाई। शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका कुशीनगर, बिल्कुल राइट है, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है। कारण है इसका कि 483 ईसा पूर्व में यहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पावापुरी याद रखिए, पावापुरी में 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, याद रखिए भाई। वैशाली याद रखिए 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, का जन्म याद रखिए भाई। नालंदा याद रखिए, ये वर्तमान में बिहार में है। यहां प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसका संबंध बौद्ध धर्म से था और इस नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है ये कुमार गुप्त था, याद रखिए भाई। अगला प्रश्न देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? ए में दुर्गेश नंदिनी दिया गया है, बी में आनंद मठ दिया गया है, सी में गीतांजलि दिया गया है, डी में चंद्रकांता दिया गया है। तो फटाफट बताइए कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस
किताब से लिया गया है। फटाफट आंसर रिप्लाई करें भाई कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये किस पुस्तक से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इसको पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया और इसको गाने का जो समय है ये 65 सेकंड है भाई। बहुत ही अच्छे भाई, सभी भाई लोगों ने ऑप्शन बी रिप्लाई किया है, आनंद मठ। और आपको पता है आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आनंद मठ का रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है, तो सीधा अर्थ है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 ईस्वी कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसको गाने का समय 65 सेकंड है। गीतांजलि का रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर है भाई, याद रखिए भाई, गीतांजलि का रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर। बैंकिंग में सीबीएस का सी क्या है, सीबीएस का सी क्या है बैंकिंग में। ए में सेंट्रल दिया गया है, बी में क्रिटिकल दिया गया है, सी में कॉमर्शियल दिया गया है और डी में कोर दिया गया है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कि बैंकिंग में सीबीएस का सी क्या है, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए भाई कि बैंकिंग में सीबीएस का सी क्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश, बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन डी, कोर। बैंकिंग में सीबीएस का सी क्या है, कोर है, सेंट्रल बैंकिंग कोर। याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी। ए में 1975 है, बी में 1985 है, सी में 1965 है, डी में 1995 है। फटाफट बताइए सार्क की स्थापना कब हुई थी। जल्दी आंसर रिप्लाई करें कि सार्क की स्थापना कब हुई। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि सार्क का जो मुख्यालय है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और सार्क के सदस्य जो देश हैं ये 8 हैं। बहुत अच्छे। देखिए सभी भाई लोग आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें। आंसर रिप्लाई करने से अपने आप को रोकना नहीं, आंसर रिप्लाई करना ही है। देखिए आपका जो आंसर रिप्लाई करने का जो जज्बात है, जो फैसला है, बड़ा मनमोहक और सम्माननीय है और आपकी जो तैयारी है बिल्कुल एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली तैयारी है। बहुत अच्छे भाई, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। सार्क की स्थापना 1985 में और इसका मुख्यालय कहां है, काठमांडू में है। याद रखिए भाई 1965 में, याद रखिए भारत व पाक के मध्य युद्ध लड़ा गया था भाई, याद रखना है। और देखिए मैं आपको 1975 की बताना चाहूंगा कि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया। अगला प्रश्न देखिए भाई, भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। ए में डूरंड रेखा है, बी में मैकमोहन है, सी में 24 समांतर रेखा है, डी में कोई नहीं है। फटाफट बताइए भारत चीन की सीमा रेखा क्या है। फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए कि भारत चीन की सीमा रेखा क्या है। जल्दी आंसर रिप्लाई करें भाई कि भारत चीन की सीमा रेखा कौन सी है।
बहुत अच्छे। सभी भाई लोग जल्दी से आंसर रिप्लाई करें। जी जी वो तो सही, तो भगवान का 15 तो चलेगा क्या कोई। तो मतलब कहना मतलब ये है कि मैं कल तो घर पर दुकान जाऊँ, परसों तक कर दूँ, पहले तो मैं जाता हूँ भगवान से तो डेली का क्लोजर करना लागू। एक फिर मैं 10 बजे बात करूँ है, हम क्लास ले लो, मैं 10 बजे बात करूँ। हाँ भाई शाबाश। तो देखिए आपने सभी ने ऑप्शन बी रिप्लाई किया है, मैक मोहन रेखा। ये भारत और चीन के मध्य है। डूरंड रेखा याद रखिए, ये पाक व अफगानिस्तान के मध्य है भाई। 24वीं समांतर जो रेखा है याद रखिए, ये कच्छ के रण से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये बैंकॉक, बैंकॉक किसकी राजधानी है? ए में श्रीलंका, बी में थाईलैंड, सी में लाओस, डी में कोई नहीं है। फटाफट बताइए बैंकॉक किसकी राजधानी है। फटाफट आंसर रिप्लाई करें कि बैंकॉक किसकी राजधानी है। फटाफट आंसर रिप्लाई करें कि बैंकॉक किसकी राजधानी है। जल्दी से आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि बैंकॉक जो है किसकी राजधानी है भाई। फटाफट आंसर रिप्लाई करें, बैंकॉक किसकी राजधानी है। बहुत अच्छे मेरे भाई, शाबाश। देखिए आप सभी भाई लोगों के द्वारा ऑप्शन बी रिप्लाई किया गया, थाईलैंड। याद रखिए थाईलैंड की जो मुद्रा है ये बेहत है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट है भाई, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, काला मोती के नाम से जाने जाते हैं। ए में पेले हैं, बी में माराडोना है, सी में वीनस विलियम्स है, डी में सेरेना विलियम्स है। फटाफट बताइए काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है। इसको कई बार ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। फटाफट बताइए भाई, काला मोती अर्थात ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। सभी भाई लोग जल्दी से आंसर रिप्लाई करें। शाबाश, आपने ऑप्शन ये रिप्लाई किया है, पेले। ये प्रसिद्ध जो है ना फुटबॉलर हैं, याद रखिए। और ये ब्राजील के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। गंगटोक की राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है? ए में नागालैंड, बी में सिक्किम, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में कोई नहीं है। बताइए गंगटोक किसकी राजधानी है। फटाफट बताइए मेरे भाई, गंगटोक किसकी राजधानी है। शाबाश। देखिए मेरे पास में आंसर का रुझान आना शुरू हो गया है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा है कि सभी भाई लोग बड़े जोश खरोश के साथ में आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। अरे शाबाश मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है रे भाई, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है मेरे दोस्तों। और याद रखना है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है भाई। क्वेश्चन है, चाय मुख्यतः पाई जाती है। ए में नदी के किनारे,
बी में उपजाऊ मैदानों में, सी मध्य प्रदेश और डी कोई नहीं है। फटाफट बताइए चाय मुख्यतः कहां पाई जाती है? फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए कि चाय मुख्य रूप से कहां पाई जाती है भाई। फटाफट आंसर रिप्लाई करें कि चाय मुख्य रूप से कहां पाई जाती है। बहुत अच्छे भाई, शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया। देखिए आपकी जो तैयारी है वास्तव में बड़ी सराहनीय तैयारी है और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। इस अपनी तैयारी को गुणात्मक तरीके से आगे बढ़ाइए और अपनी सफलता को अपने कदमों में लाने की भरपूर कोशिश कीजिए। शाबाश। बिल्कुल, चाय जो है ना मुख्यतः कहां पाई जाती है, इसके लिए ऑप्शन डी है, कोई नहीं है। कारण इसका कि लेटराइट मिट्टी, अर्थात चाय के लिए पथरीली मिट्टी जरूरी है, याद रखिए। और ये पहाड़ी ढलानों पर बोई जाती है। नदी के किनारे याद रखिए मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, नदियों के किनारे याद रखिए। मध्य प्रदेश में याद रखिए सर्वाधिक वन है और साथ ही में सर्वाधिक सोयाबीन ये मध्य प्रदेश में बोई जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील कहां स्थित है? ए में उड़ीसा है, बी में बिहार है, सी में मध्य प्रदेश है, डी में कोई नहीं है। चिल्का झील कहां स्थित है? फटाफट आंसर रिप्लाई करें कि चिल्का झील कहां स्थित है। फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए भाई कि चिल्का झील कहां स्थित है। फटाफट आंसर रिप्लाई करें कि चिल्का झील कहां स्थित है। जल्दी आंसर रिप्लाई कीजिए भाई, चिल्का झील कहां स्थित है? वेरी गुड, आप सभी भाई लोगों का ऑप्शन ये राइट है, उड़ीसा। और याद रखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और याद रखिए यहां कलिंग स्टेडियम है। बिहार की राजधानी याद रखिए पटना है और मध्य प्रदेश की राजधानी याद रखिए भोपाल है। दोस्तों, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? ए में प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति अपने विवेक से, सी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन से, डी में कोई नहीं है। आपको पता है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब आपको यह बताना है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, अर्थात लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में है 5 वर्ष से पहले। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका मेरे दोस्तों, सी बिल्कुल राइट आंसर भेजा आपने कि राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके द्वारा करे, किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से। अर्थात लोकसभा को 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से भंग किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए भारत में प्रथम लोकसभा, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ है, याद रखिए भाई। फिर लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु आपको पता है 25 वर्ष है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए में महात्मा गांधी दिया गया, बी में इंदिरा गांधी दिया गया है, सी में गुवाहाटी।
श्री राजगोपालाचारी और डी कोई नहीं। बताइए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? फटाफट बताइए भाई, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? फटाफट आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों। अरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी। अरे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आपका कि भारत रत्न अवार्ड विजेता पहला भारतीय श्री राजगोपालाचारी हैं 1954 ईस्वी में। याद रखिए भाई, इंदिरा गांधी ये प्रथम भारतीय महिला है। अरे भारत रत्न अवार्ड विजेता पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया? 1971 में। बिल्कुल राइट आंसर आपका मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ए में केशवानंद भारती हैं, बी में महावीर स्वामी हैं, सी में पार्श्वनाथ है, डी में कोई नहीं है। तो फटाफट बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए भाई, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? बहुत अच्छे, भाई बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। ऑप्शन बी बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया। याद रखिए ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। याद रखिए भाई। हाँ ये जरूर है कि प्रथम जो तीर्थंकर था ना, ये आदिनाथ, जिसको ऋषभ देव भी कहा जाता है, ये इस तरह से है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बगीचों का शहर कहा जाता है। ए में बेंगलुरु है, बी में श्रीनगर है, सी में गुवाहाटी है, डी में शिलोंग है। बताइए बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए मेरे भाई कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए। देखिए मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आंसर रिप्लाई करें। फटाफट आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए भाई कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। शाबाश, अरे बहुत अच्छे दोस्तों। देखिए आपने ऑप्शन ए बिल्कुल राइट सुना है, बेंगलुरु। इसको भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, भारत की अंतरिक्ष सिटी भी कहा जाता है भाई। गुवाहाटी याद रखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है भाई गुवाहाटी, याद रखिए। शिलोंग याद रखिए, ये मेघालय की राजधानी है, और आपको पता है यहां भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान स्थित है। सॉरी, भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान याद रखना है। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान ये शिलोंग में है। क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? ए में चंद्र ग्रहण, बी में सूर्य ग्रहण, सी में पृथ्वी ग्रहण, डी में कोई नहीं है। फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए रे मेरे भाई, मेरे दोस्तों फटाफट आंसर रिप्लाई कीजिए। और देखिए मेरा आप सभी भाई लोगों से निवेदन है कि प्लीज जिन मेरे भाई बहनों ने अपने डागर कॉन्सेप्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो जरूर करिए। इसमें कंजूसी ना बरतें दोस्तों, फटाफट आंसर के साथ साथ में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें भाई।
ठीक है भाई, लाइक कर दिया, धन्यवाद है मेरे भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी, बिल्कुल राइट है, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, याद रखिए, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को होता है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, दिसपुर शहर जो असम की राजधानी है कि नदी के किनारे पर बसा है? ए में ब्रह्मपुत्र, बी में कृष्णा, सी में गंगा, डी में नर्मदा। बताइए दिसपुर शहर जो वर्तमान में असम की राजधानी है, अब ये किस नदी के किनारे बसा है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। असम की राजधानी दिसपुर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी आंसर रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है मेरे दोस्तों, अरे वाह। देखिए आप बिल्कुल सफलता के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। सफलता और आपके बीच में मात्र मात्र केवल 0.5 सेंटीमीटर का अंतर है सफलता और आपके बीच में। क्या बात है भाई, शाबाश। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट है, ब्रह्मपुत्र। कृष्णा नदी के किनारे विजयनगर है, याद रखिए भाई रे। गंगा के किनारे पटना, हरिद्वार, ऋषिकेश। नर्मदा के किनारे जबलपुर, याद रखिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के नेता थे? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में दादा भाई नौरोजी। फटाफट बताइए कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? फटाफट आंसर रिप्लाई करें। देखिए दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कि भारतीय जो धन है ये विदेशों में जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना नारा दिया था जय हिंद। महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो। और जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा दिया था आराम हराम है। और साथ ही में हिंदी चीनी। भाई भाई ये नारा भी दिया था, किसने? नेहरू जी ने, शाबाश। बिल्कुल ऑप्शन भी आपका राइट है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया गया और उस समय वायसराय थे जेम्स फोर्डरे मेरे भाई। तो देखिए इस प्रकार से ये आज के अपने महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन थे। क्वेश्चनों का आंसर रिप्लाई करने में सभी मेरे भाई बहनों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए डागर कॉन्सेप्ट परिवार की तरफ से सभी भाई लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। और देखिए हर रोज आप सायंकाल 8 बजे हमारे लाइव में जुड़ना ना भूलें। हम आपको 100% सफलता की गारंटी देते हैं। देखिए प्रयास हमारा और सफलता और परिश्रम आपका है। तो देखिए जब हम प्रयास करेंगे और आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई चूक की संभावना नहीं है। तो इन शब्दों के साथ में मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं और मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दीक्षु